अगला क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करा कि जो भी आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। कंप्लायंस पॉलिसी, कंप्लायंस स्ट्रक्चर, कंप्लायंस मैनुअल, कंप्लायंस पर्सोनल एंड कंप्लायंस ऑडिट, इन सबको मिला के क्या बनता है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क इफेक्टिव बनता है। ठीक है। कंप्लायंस प्रोसेस बेसिकली क्या हुआ, कंप्लायंस प्रोसेस में बेसिकली आता है कि आपके कंप्लायंस रिस्क कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच बिजनेस लाइन प्रोडक्ट्स और ईच प्रोसेस। उसको पहले क्या करना, आपने एडवाइस करना, आइडेंटिफाई करके उसको अपने जो भी फंक्शनरीज हैं, ऑपरेशनल फंक्शनरीज हैं, उनको एडवाइस करना कि किस तरीके से आपने रिस्क को मैनेज करना है, उनको इंस्ट्रक्शन इशू करनी है ताकि इस रिस्क को क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। ठीक है। उसके बाद जो एक कंप्लायंस प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि क्या जो आपका कंप्लायंस स्ट्रक्चर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर क्या जो भी लोग वर्क कर रहे हैं या जो भी कंप्लायंस फंक्शन वर्क कर रहा है उसको हमने क्या क्लियरली आइडेंटिफाई करा है एंड क्या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हमने क्लियरली मेंशन करा है या नहीं करा। ठीक है। उसके बाद इफ वी कैन गेट द अबव बेसिक राइट प्रोबेबली द फाउंडेशन ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क वुड हैव बीन वेल लेड। कि जो आपके जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक से 5 कंप्लायंस पॉलिसी, स्ट्रक्चर, मैनुअल्स, पर्सोनल्स एंड ऑडिट एंड हाँ उसके अंदर हम अपने कंप्लायंस फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं ताकि रिस्क को मिटिगेट करा जा सके। ये सब करने से क्या हो सकता है, हम अपने जो फ्रेमवर्क है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के उसकी फाउंडेशन को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी बैंक के बोर्ड के द्वारा रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाए हैं उनकी क्या हो सके, प्रॉपरली वर्किंग हो सके। ठीक है। उसके लिए जो अगर हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं उनकी जो प्री स्क्रीनिंग होती है कि उनको जब चेक करा जाता है तो कंप्लायंस फंक्शन क्या है उस केस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट्स पुट ऑन करता है कि क्या जो आप अपने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो वो किस तरीके से ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज में कौन हेल्प करता है, कंप्लायंस फंक्शन हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसीज, अगर आप डेफिशिएंसीज को डॉक्यूमेंट करते हो तो बेसिकली क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के बारे में बताता है एंड सेम क्या है कंप्लायंस फंक्शन के अंदर भी वो चीज वर्क करती है। इसलिए कंप्लायंस मैनुअल्स को रेगुलरली बेसिस के ऊपर क्या करना, अपडेट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है ताकि अगर सपोज कोई पुरानी लेजिस्लेशन के ऊपर के बेसिस पे आपने कंप्लायंस मैनुअल बना रखे हैं एंड अगर आपने उसको अपडेट नहीं करा है तो नई चीजों को आप कंप्लायंस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके मैनुअल्स का ही पार्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए जो भी आप अपने कंप्लायंस मैनुअल्स बनाओगे उसके साथ आप क्या करो, डिटेल चेकलिस्ट बनाओ जिसके अंदर ये इंक्लूड हो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना एंड जो भी नई आपकी गाइडलाइंस आई हैं वो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद in order that the compliance process attained its desired objective, it is imperative that the compliance and audit function act in a coordinated manner। कि ताकि ये इंश्योर करा जा सके कंप्लायंस फंक्शन अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए तो जो कंप्लायंस है एंड उसके ऑडिट फंक्शंस है आपस में क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। बेसिकली कंप्लायंस हो रहा है एंड उसका प्रॉपरली बेसिस पे क्या हो, ऑडिट हो। अगर वो चीज होती है तो हमें ये पता लग सकता है हमारा जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है एंड हमने जो ऑब्जेक्टिव्स उससे अचीव करने हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो सारे के सारे बैंक है उनका इंटरनल कंप्लायंस स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं होता, वो अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस उठाएं, अपने बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज करें, अपने बेसिस पे ऑर्गेनाइज करके अपने कंप्लायंस फंक्शन को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें कि किस तरीके से उनकी क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन वो ऐड करना चाहते हैं कि आज के टाइम पे क्या है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियोस क्या है, चेंज हो रहे हैं बार बार। ठीक है। उसकी जो चीजें हैं उसके बारे में क्या है, बैंक्स भी क्या नहीं कर पा रहे, एस्टिमेशन नहीं लगा पा रहे क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो देयर कैन बी अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट द कंप्लायंस ऑफिसर हैव to not only aware of present set of regulations but also be foresee possible impediments to operations going forward। कि बेसिकली क्या है, एवर चेंजिंग सिनेरियोज हो रहे हैं तो उस केस में क्या है, बैंक्स कई बार कंप्लायंस ऑफिसर को ये भी अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है कि जो भी प्रेजेंट सेट ऑफ रेगुलेशंस है उसको तो हमने फॉलो करना ही करना है एंड इन फ्यूचर क्या रेगुलेशंस आ सकती हैं उनको भी हमने क्या करना है, फॉलो करना है कि ताकि इन फ्यूचर भी कोई भी किसी भी तरीके का क्या ना हो, नॉन कंप्लायंस ना हो।
ठीक है, उस सेम केस किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, कंप्लायंस स्ट्रक्चर के अंदर एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जिस जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली आपका कंप्लायंस फंक्शन एंड आपका कंप्लायंस प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपने बना दिया वो नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड जिस तरीके से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज होती है तो आपका कंप्लायंस फंक्शन अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है।